अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो हमारी केमिस्ट्री शुरू होगी उस स्टैंड। और केमिस्ट्री के हम आपको लगभग 99 प्रश्न कराएंगे, 99। तो आप लोग बने रहें केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखेंगे पहला प्रश्न है हमारा कि द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है। द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है? गैस, वाष्प, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन। तो बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा। नेक्स्ट है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे पानी और बर्फ में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन नंबर ए है, सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो तना ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, सारा पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है। उच्च तापमान और उच्चतम दाब, उच्च तापमान और कम दाब, कम तापमान और कम दाब, उच्च तापमान और उच्च दाब। तो किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा कम तापमान और उच्चतम दाब, कम तापमान और उच्चतम दाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी या आसुत जल। तो बताना है वह कौन सा है जो मिश्रण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आसुत जल। क्या हो जाएगा? आसुत जल हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी का हिमांक बिंदु है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है उस टाइम बताना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम आप कमेंट करें क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। सब्लिमेशन, डिप्लीशन, कंडीशन कंडेंसेशन या इवोपोरेशन। तो बताना है आपको उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट कर देंगे अगर आपको पता है तो क्वेश्चन जल्दी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डिपोजेशन, डिपोजेशन, ठीक है। ध्यान रखना है, सही कथन का चयन करना है। मिश्रण सममांगी होते हैं, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात पर उपस्थित होते हैं, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, या एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बताएंगे, सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन जो सही कथन होगा वो डी आंसर हो जाएगा कि एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं, ठीक है। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। तो बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है ऑप्शन। जल के परिक्षेपण माध्यम में वायु, जल के परिक्षेपण माध्यम में कोहरा, वायु का परिक्षेपण माध्यम में कुहासा, या वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। तो बताना है बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। तो बताना है ऑप्शन कौन सा जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बताएं कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट कर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है डी, वायु में क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी आंसर हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है कि वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु, ठीक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस साल का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से एक ठोस साल का एक उदाहरण है मैग्नीशियम मिल्क, फोम, रंगीन रत्न, पत्थर, रबर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक ठोस साल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ध्यान रखना, रंगीन रत्न या पत्थर, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु संरचना के क्वेश्चन चलेंगे अब, और टॉपिक नंबर 2। तो निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा क्वेश्चन वो होगा इलेक्ट्रॉन। कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और आइसोटोन से, या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे समझते रहें और बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि आपका आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सफाया करना है हम लोगों को, तो बने रहे, ठीक है, पढ़ते रहे। तो न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोन। तो बताना है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा हमारा कि प्रोटॉन दर्शाता है। कौन दर्शाता है, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। तो उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, समस्थानिक, समावयवी या संभार परमाणु या अपरूप। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा हो जाएगा समस्थानिक। क्या हो जाएगा, समस्थानिक कहा जाता है उन्हें, समस्थानिक, ठीक है, ध्यान रखना। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों को की संख्या को बदलते देते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है समस्थानिक, आयतन, आवेश या तत्व संख्या। बताएं आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो जब आप परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है क्वेश्चन, क्या बदल जाता है, समस्थानिक बदल जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले आइसोटोप निम्न में कौन सा है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 236। तो बताना है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है क्वेश्चन कमेंट करें क्या हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को कमेंट सही भी है, कुछ की गलत भी है, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आइसोटोप यानी कि यूरेनियम 235 नाम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है, एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में या परमाणु त्वरण में। तो बताना है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बता दें अगर आपको पता है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहा करें क्वेश्चन। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, किसका, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है, ठीक है। विद्युत संयोजन बंद पर उपस्थित होता है। तो विद्युत संयोजन बंद उपस्थित होता है साधारण लवण में, जल में, चीनी में, इनमें सभी में। तो विद्युत संयोजन बंद उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था क्वेश्चन क्या हो जाएगा कमेंट करें। तो साधारण लवण में होता है, कहाँ होता है, साधारण लवण में होता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। मैक्स फ्लक्स में, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, हेनरी वेगलर ने या हीनरिच हर्ट्ज ने। तो बताना है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जाएगा हो जाए हेनरी वेगलर ने। किसने किया था, हेनरी वेगलर ने। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मृदा, स्मारक, जीवाश्म या चट्टाने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है जीवाश्म यानी फॉसिल, ठीक है, फॉसिल, ध्यान रखना है वो जीवाश्म का, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलता है हमारे धातु या धातु तथा उनके यौगिक, ठीक है। हमारा 20वां प्रश्न है कि मालिएबल के गुण को दर्शाता है गैर धातु, धातु, गैर या गैर धातु के यौगिक। तो होता ना मालिएबल के गुण को दर्शाता है, किसके गुण को दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धातु के, किसके, धातु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है। तो निम्न में से कौन सा धातु अपने चिन्ह को दर्शाया गया सामान्यतः बल्ब या तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं Fe, Au, Ag या W। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं W। क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। सोडियम और आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है। तो सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है, अल्कोहल, जल, अमोनिया या केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो होता है सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में किस पदार्थ में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि सर सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ में रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं केरोसिन में रखा जाता है, जिसे बोलते हैं मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार्य नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या सल्फर। तो निम्नलिखित में एक क्षार्य नहीं है, तो बताएंगे कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। तो सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, लिथियम नहीं है, सल्फर नहीं है। तो बताएंगे इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा सल्फर नहीं है। कौन सा नहीं है, सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहा किससे निकाला जाता है, हिंगुल से, हेमोटाइट से, बॉक्साइट से, डोलोमाइट से। तो लोहा किससे निकाला जाता है क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कमेंट कर दें कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी आंसर है आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 24। और स्टूडेंट सभी लोग लास्ट में आ जाएं वीडियो के और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहीं बीच में आंसर देते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, मैं आंसर देख नहीं पाता हूँ सभी बच्चों के। कोई 10 का आंसर दे, कोई 12 का, तो ऐसा नहीं करा करें, वीडियो के लास्ट में पहुँचे और वीडियो के लास्ट में ही आंसर दें। बाद में जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन्हें बाद में देख लेना। तो लोहा किससे निकाला जाता है स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं हेमेटाइट से निकाला जाता है। किससे? हेमेटाइट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। तो अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्युमिनियम, पारा, तांबा, जिंक। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा बताएं कमेंट में। तो हो जाएगा पारा है। कौन है? पारा है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर। 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित मिलान करने हैं। कांसा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तांबा, जिंक, निकल, जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक, यह मिश्र धातु, तांबा, टिन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन ये है क्वेश्चन, आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन ये है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं कांसा, तांबा और टिन, पीतल, तांबा, जिंक, जस्ता। तो ध्यान रखना है। और जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक, निकल और मिश्र धातु सोना, चांदी, तांबा। तो ध्यान रखना है 4321 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोड? 4321 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4321। क्या हो जाएगा? 4321, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। 4321 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने का क्या कहा जाता है। तो जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते से परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। जस्ते की परत चढ़ाना, मृद धातु बनाना, वल्कनीकरण या यशिदीकरण। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा यशिदीकरण, ठीक है, गैल्वेनिकरण भी बोलते हैं इसे, यशिदीकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 29 की ओर। तो एल्युमिनियम का अश्क है बॉक्साइड, कैल्पो का कैल कैलकोपाइरेट रीड। तो बताओ क्वेश्चन। तो एल्युमिनियम का अश्क पूछा है, बॉक्साइड हो गया पहला ऑप्शन। तो दूसरा है कैलकोपाइरिडीज, ठीक है, हेमेटाइड और फ्लोरोक्सपार। तो होता ना एल्युमिनियम का अश्क कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा बॉक्साइड है। कौन है? बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण से निम्नलिखित किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जस्ता, तांबा, लोहा, चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे और स्टैंड कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा, स्टैंड ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट है आधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। भंगुरता, चालकता, तन्यता या आघात वर्ध्यता। तो बताना है अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर, भंगुरता पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 33। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन, कमेंट में आंसर बताएं। इसका आंसर सभी को बताओ क्वेश्चन, बताएं कमेंट में कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम सिलिकेट। तो बताने क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है क्वेश्चन, कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज है नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट। तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। तो आप लोग सभी जानते हैं तो कमेंट करें अगर आपको इसका आंसर पता है तो। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे अक्रिय गैस होती है जल में मिश्रणीय,
अस्थिर रासायनिक रूप से अक्रियशील या रासायनिक रूप से क्रियाशील। तो अक्रिय गैस होती है, कैसी होती है क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप से अक्रियशील। क्वेश्चन पढ़ते रहें बस और बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मुझे 400 प्रश्न पढ़ने हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करते रहें, हौसला बढ़ाते रहें मेरा बीच बीच में। क्वेश्चन कहीं जाना नहीं है, आपको सारे प्रश्न देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। विज्ञापन साइन, बोर्डो और सजावटी पत्तियों में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या न्यूनियन। बताना क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर न्यून। कौन सी है, न्यून है, ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, पॉलीविनाइट, नाइल या सिलिकॉन या वेकेलाइट। तो बताना है माइक्रो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट आम्ल, क्षार, लवण चलेंगे अब। तो ध्यान रखना अगला पॉइंट चलेगा हमारा आम्ल, क्षार तथा लवण। तो निम्नलिखित में किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछ लेगा, पिछले कई एग्जाम में आया है कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो लाल लिटमस को लाल नीला कर देता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर या कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन आप सभी जानते हैं, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विगेनर किससे बनता है। तो विगेनर किससे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या ऑक्जेलिक एसिड से। तो विगेनर नहीं, विनेगर किससे बनता है। ऑप्शन विगेनर की बात है, यहाँ विगनर पढ़े था मैं, विगेनर है, विनेगर किससे बनता है, ऑप्शन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट कर दें, अगर आपको आंसर पता है तो करिए कमेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आ जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है क्वेश्चन वो है एसिटिक नाम, ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 42, टूथपेस्ट की सामग्रियों में पाया जाता में नहीं है फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो टूथपेस्ट की सामग्री में एक नहीं है, ऑप्शन ये बताना है। तो आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नहीं है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी आंसर। नेक्स्ट है 43, चौक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो बताना है चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जाएगा सी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताना है स्टूडेंट कि हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर जाएगा वो क्या हो सकता है, डेक्लोवेशन, कैपिलरी एक्शन या एक्सवाइसेशन या ऑक्सीमेनिसिस। तो बताना है कि हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर जाएगा डो जाएगा डेक्लेवेशन है उस टाइम, ये साफ नहीं दिख रहा है नेट की प्रॉब्लम की वजह से, कभी कभी नेट डिलीट हो जाता है, ध्यान रखना उस टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब चलेंगे आपके कार्बन, इसके यौगिक तथा ईंधन। तो कार्बन, इसके यौगिक तथा ईंधन। तो कार्बन का एक रूप नहीं है हीरा, सिलिकॉन, फ्लोरीन या ग्राफीन। तो बताना है कार्बन का एक रूप नहीं है, क्वेश्चन नंबर 45। तो कार्बन का एक ग्रुप नहीं है ऑप्शन, वो सिलिकॉन नहीं है, हीरा, फ्लोरीन और ग्राफीन सभी हैं, सिलिकॉन नहीं है, ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक ग्रुप नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का एक ग्रुप नहीं है, कागज, हेमेटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो क्या नहीं है, हेमेटाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मर्क्यूरी या कार्बन। तो हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, किसका सख्त रूप है ऑप्शन बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, मर्क्यूरी का, कार्बन का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कार्बन का, किसका, कार्बन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन आपको, डी आंसर जाएगा कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है। परमाणु की परत में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करें कमेंट, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं।
तो इसका जो कारण है क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, चारकोल, अस्थिर कोयला, काली राख या ग्रेफाइट। तो कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, चारकोल होता है, अस्थि कोयला होता है, काली राख होती है, ग्रेफाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएंगे कमेंट करके क्वेश्चन। तो वेरी गुड, और स्टैंड अच्छे, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और स्टैंड जल्दी जॉब लगेगी आपकी अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहें तो। ग्रेफाइट, और स्टैंड सभी प्रश्न आपको करा रहा हूँ इसलिए। तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितने होता है, तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, 0, 100, 77, 65। तो बताना है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे। तो आपको बताया कि लेड पेंसिल में लेड का जो प्रतिशत होता है वो होता है 0%। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ध्यान, परसेंट नहीं, 0। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टल या कार्बन अपरूप है। इसके सबसे सामान्य रूप होते हैं 100 डिग्री से परमाणु, 80 डिग्री से सेंटीग्रेड परमाणु, या 60 सी परमाणु, या 40 सी परमाणु। तो फ्लोरीन एक खोजा गया नया क्रिस्टल या कार्बन अपरूप है, इसके सब सामान्यतः रूप के होते हैं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीग्रेड परमाणु। ठीक है, ध्यान रखना, 60 कार्बन परमाणु से कार्बन भी होता है, उस टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको मार्स गैस कहते हैं, उस टाइम इसका आंसर सभी जानते हैं, अपना आप खुद कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कि मार्स गैस किसे कहते हैं, CO, CH4 या CO2 या H2। तो होता है ना, मार्स गैस किसे कहते हैं, करिए कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 52 का आंसर, आप सभी जानते हैं CH4 को कहते हैं मार्स गैस। ठीक है, नेक्स्ट मीथेन के रूप में जाना जाता है लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर, वेरी गुड। तो मार्स गैस को हम मीथेन के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो मार्स गैस के प्रमुख घटक का नाम क्या है, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या आर्गन। तो मार्स गैस के प्रमुख घटक का नाम क्या है, उस टाइम कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर, तो आप सभी जानते हैं कि सर मार्स गैस के प्रमुख घटक का नाम है मीथेन। क्या नाम है, मीथेन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के आते हैं, सूखी बर्फ या डाई आइस क्या है। तो सूखी बर्फ या डाई आइस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस जल। तो सूखी बर्फ या डाई आइस क्या है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखें, काला सोना क्या है, अपरिशुद्ध गैस सोना, पेट्रोल या कोयला या कार्बन। तो होता ना, काला सोना किसे कहते हैं, अपरिशुद्ध सोने को कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, कोयला कहते हैं या कार्बन को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएंगे। तो काला सोना कहते हैं कार्बन को, डी आंसर हो जाएगा। 56 का जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। उस टाइम ध्यान रखना, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। उस टाइम ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोनेट होगा, हाइड्रोकार्बनों का या कार्बोइड होगा। तो ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेटों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, किसका है, कार्बोहाइड्रेटों का मिश्रण है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसका उपयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, द्रव प्लस हाइड्रोजन प्लस द्रव प्लस नाइट्रोजन, द्रव प्लस ऑक्सीजन प्लस द्रव प्लस ऑर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में के रूप में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सभी को पता है, कमेंट करेंगे एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, तो द्रव हाइड्रोजन तो द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग हम नोदक या रॉकेटों में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मास गैस का। तो अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, देखिए अग्निशमन आप लोग सभी जानते हैं अग्निशमन का मीनिंग। ठीक है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से
कौन सा ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है स्टूडेंट? बताएंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने है। डीजल से होता है, केरोसिन से होता है, हाइड्रोजन से होता है, कोयले से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएं स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन से होता है सबसे कम प्रदूषण, ध्यान रखना है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो आंसर जाओ वो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी कि फोसिल फ्यूयल, ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, तेल, पीट या बिजली। तो बताना है कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला है, तेल है, पीट है या बिजली है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन सभी जानते हैं बिजली, क्या हो जाएगा? बिजली है, ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन नहीं है बिजली है। मदिरे का मुख्य संगठन है। तो मदिरे का मुख्य संगठन कौन है? बेंजीन, एथेनॉल, फिनॉल या मेथेनॉल। तो बताना है मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 को जो आंसर जाएगा वो जाएगा एथेनॉल, क्या है? एथेनॉल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। दहन एक है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। तो दहन एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जाएगा भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन जाएगा? भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जैव अणु। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? वेकेलाइट, सेलुलोस, पीवीसी या नाइलॉन, ठीक बताना है। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर 65 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइलॉन। और स्टूडेंट बात बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोग पढ़ते रहें। मैं जल्द से जल्द आपको 400 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग पढ़ के जाएँ। और स्टूडेंट ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे ही बने रहे मेरे साथ और आगे तक देखते रहें। अब इसके बाद हम ये हमारे 99 प्रश्न कंप्लीट कराने के बाद हम आपको फिर बायोलॉजी कराएंगे और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना है, तो पढ़ के जाएं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66। स्टेराइड हार्मोन होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो स्टेराइड हार्मोन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर जाएगा स्टेराइड हार्मोन जो होता है वो वसा होता है, क्या होता है? वसा। तो स्टूडेंट कमेंट कर दिया करो इससे पहले। एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या स्टेराइड। तो बताना है एंजाइम क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएंगे कमेंट में, फिर एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं उस टाइम बताना है, कमेंट में बताएं। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना है, क्या होते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए में अनुपस्थित होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या यूरेसिल। तो आरएनए में अनुपस्थित होता है, क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है या थाइमिन होता है या यूरेसिल होता है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम वो हमारा सी आंसर हो जाएगा, थाइमिन। ठीक है, आरएनए में अनुपस्थित जो होता है वो होता है थाइमिन होता है, उस टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जल का बीओडी मान बताता है कार्बन कचरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो बताना है जल का बीओडी क्या 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 बताता है। क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, कि जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। इसका आंसर जाएगा बी आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70। तीव्र शीशा विषाक्त को भी कहते हैं, तीव्र शीशा विषाक्त को भी कहते हैं इटाई या प्लाज्म या न्यूरिलिज्म या वाइसोनिल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन जिसका आपको पता ही नहीं होता है, तो ध्यान रख के जाएं। तीव्र शीशा विषाक्त को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 को जो आंसर जाएगा इटाई कहते हैं, क्या कहते हैं? इटाई। सुना होगा आपने जरूर ये आंसर, तो वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। इटाई कहते हैं इटाई। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की समानताओं को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, सेडिमेटेशन, हाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण। तो होता है रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो होता है क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें। तो इसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रसायन के अनुप्रयोग। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो कोबाल्ट है, निकेल है, हाइड्रोजन या फास्फोरस है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह उसका तत्व का नाम है फास्फोरस, डी आंसर हो जाएगा फास्फोरस है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? क्वेश्चन जिसे नहीं पता को याद रखना आपसे। तो बाइकार्बोनेट होता है, सल्फोनेट होता है, नाइट्रेट होता है, बिस्मथ होता है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट होता है क्वेश्चन, जिससे हमारे जो भी चीज़ होता है वो हट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? सेक्रीन, एस्पार्टेम या एलिमेटेम या सोडियम बेंजोनाइट। तो बताना है कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोनाइट। क्या नहीं है? ये मधुर मधुरक नहीं है, सोडियम बेंजोनाइट, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, फ्लेंट कांच, कवर्टज कांच या रेशा कांच। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशा कांच। किसका? रेशा कांच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? रेशा कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक है? नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या ये सभी। तो निम्न में से एक उर्वरक है, बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया। कौन सा है? यूरिया हो जाएगा क्वेश्चन, कि यूरिया हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक उर्वरक है यूरिया। नेक्स्ट है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तत्व किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तत्व किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइड, चूना पत्थर और मृतिका, चौक और ग्रेफाइड, मृतिका और ग्रेफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर जाएगा वो है चूना पत्थर और मृतिका, चूना पत्थर और मृतिका को, ठीक है, ध्यान रखना। सीमेंट बनाने के लिए किसका मिश्रण खूब तत्व किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका को खूब तत्व किया जाता है, उस टाइम ध्यान रखना है। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में किस पदार्थ के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जाता है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर या एल्कोहल। तो बताना है वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबर को ठोस बनाया जाता है? तो नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, एल्कोहल है। तो बताना है 78 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, एल्कोहल है। बताएं इसमें क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं सल्फर है। क्या हो जाएगा? सल्फर। नेक्स्ट है 79, वेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य अश्क संबहुलक है। फार्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड या सिनेल्डिहाइड। तो बताना है वेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य किसका समबहुलक है? तो होता है क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर। तो 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। किसका हो जाएगा? फार्मेल्डिहाइड का, ठीक है, ध्यान रखना। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है माइका, क्वार्टज, सिलिका या सोडियम बोरेट। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? माइका है, क्वार्टज है, सिलिका है, सोडियम बोरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, करें कमेंट क्वेश्चन। तो हो जाएगा सिलिका है। कौन है? सिलिका। नेक्स्ट है कांच क्या है? अतिशीतल तरल, क्रिस्टल ठोस, तरल क्रिस्टल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांच क्या है? तो बताना है आंसर अतिशीतित तरल या क्रिस्टल ठोस, तरल क्रिस्टल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांच क्या क्वेश्चन बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा अतिशीतित तरल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, माल्टीविडिनम अपर्याप्तता इसकी संग्रहता को प्रभावित करती है? नाइट्रोजन, नाइट्रिक रेडियोक्साइड या क्लोराइड रिडक्टेस या ये सभी। तो होता है क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर। तो हो जाएगा आपका 82 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट कर दें कि मोल्टीविडिनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा क्लोरेट रेड कलेक्ट, ठीक है, रिक्त क्रेक्स, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्लोरेट रेड कलेक्स को मात्रा को अप्रभावित करती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनिया सल्फेट, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट या सुपर फास्फेट। तो बताना है कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका जो आंसर जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कमेंट कर दें अगर आपको पता है तो कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट। क्या है? सुपर फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टेंट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं?
टेफ्लॉन से, हाइड्रोजेल से, नायलॉन से, माइका से। तो कॉन्टैक्ट सेल किस सामान्यतः रूप से किसके बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजेल से। किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल से बनते हैं कॉन्टैक्ट सेल लेंस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो बनते हैं वो हाइड्रोजेल से बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पेट यानी पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन, एक्रिलिक या पॉलिएस्टर या रियान। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर पॉलिएस्टर। क्या है? एक पॉलिएस्टर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल की बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल की बनी होती है। वेकलाइट, पॉलिस्टरीन या पॉलीथीन या सिलिकॉन। तो होता ना क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कि क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताएं कमेंट में और स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 87 तरल लिक्विड कागज क्या है? कागज को जो गीला नहीं होता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, शीघ्र सूखने वाला कागज जो के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, यह कागज जो कभी नहीं सूखता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताएंगे, करें कमेंट क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो, कि तरल कागज क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब चलता हमारा पर्यावरणीय रसायन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडल गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडल गैस कौन सी है? तो होता है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफॉर्म या ऑक्सीजन। तो बताना है कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है का प्रतिशत रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का पेरोक्साइड या अमोनियम ऑक्साइड का। तो बताना है किसका प्रतिशत रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 90 का आंसर। तो इसका आंसर जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परसेंट रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकाश रासायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है? तो प्रकाश रासायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NONO3 तथा पराक्सीन स्टील नाइट्रेट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO3 तथा पराक्सीन स्टील नाइट्रेट, लघु ताप पर CO2 तथा NO2, साय के समय NO2 O3 तथा CO की उच्च सांद्रता। तो बताना है सदा प्रकाश रासायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो है क्वेश्चन कमेंट कर दे अगर आपको पता है तो, करिए कमेंट क्वेश्चन जल्दी फटाक से। आपके हम केमिस्ट्री भी कंप्लीट के आ चुकी है, 99 प्रश्न है क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 91 पर हम आ चुके हैं। तो इसका आंसर जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NONO3 तथा पराक्सीन एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुव कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनीय जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री वायु जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ध्रुव कोहरे का घटक नहीं है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड। गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है। मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताएंगे। तो हो जाएगा ग्रीन हाउस, क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है 94 ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? O2 O3 O4। तो ओजोन का रासायनिक या केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो बताना है ऑप्शन, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 94। तो आप सभी जानते हो ओजोन का फार्मूला, ऑप्शन कमेंट कर देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन करे कमेंट। तो O3 क्या कहता है? O3 हो जाएगा ओजोन, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण होते हैं? बिहार और बंगाल में कोयला का अत्यधिक दोहन, या हिटरलैंड में आइसोनाइट का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ जल का अत्यधिक दोहन। तो भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है? क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावित क्षेत्रों को भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सोर्बिटल या फ्लोराइड या फार्मिलाडाइड या यूरेनियम। तो बताना क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। तो उसका आर्सेनिक, कौन से? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97
क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में, नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर के लिए करना है, ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है आम्ल वर्षा वायु के किस अधिक सांद्रण के लिए कारण होती है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर होगा इसमें हमें कोड लगाने थे। तो निम्न कुछ भागों में पेयजल के निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं, आर्सेनिक क्लोरीन, तो बताना है क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो यहाँ 96 हो जाएगा, इसका 96 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ए आंसर। और ए आंसर में क्या है 1 और 3, तो ध्यान रखना 1 और 3 में क्या है आर्सेनिक और फ्लोराइड, ध्यान रखना 1 और 3 में क्या जाता है, ठीक है। तो इसका जाएगा 1 और 3, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। जल्दी जल्दी में हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आम्ल वर्षा वायु के किस अधिक सांद्रण के कारण होती है, CO, CO3, SO2, NO2, ओजोन तथा धूल H2O तथा CO। तो आम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है, तो बताना क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि किसके, तो बताओ 97 का आंसर कमेंट कर दें, SO2 और NO2, ध्यान रखना SO2 और NO2, ध्यान रखना है। आम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है, SO2 और NO2 के सांद्रण के अधिक कारण होती है। ओजोन परत को अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मीकरण, फ्लोरोक्लोरोकार्बन या ज्वालामुखी उद्भेदन। तो बताना ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, क्वेश्चन नंबर 98, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है, ध्यान रखना, सी आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटर में। तो बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर है ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन बताएंगे। तो ये बताया था आपको रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये थे हमारे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हमारी बायोलॉजी शुरू होती है क्वेश्चन, और बायोलॉजी अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए बायोलॉजी के प्रश्न बिना याद करें मत जाना, ये मेरी आपसे, ठीक है, बताई जा रही बात है, क्योंकि आप अगर बिना रिवीजन करे चले जाएंगे बायोलॉजी को तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में बायोलॉजी के 2-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई है तो आप बायोलॉजी को और पढ़ें, ठीक है क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ, मैं बायोलॉजी का रिवीजन कराता हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू क्वेश्चन, आगे चलते हैं अभी जीव जगत और वर्गीकरण में शाखाओं की तरफ चलते हैं। हम आपको बायोलॉजी के लगभग 187 प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो जीव जगत वर्गीकरण एवं शाखाएं रहेंगी। तो स्टूडेंट आपको मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड कराई। अब उसके बाद हम आपको बायोलॉजी के प्रश्न 187 लेकर आए हैं, और आप लोग जरूर बने रहें मेरे साथ, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये ऐसी वीडियो होगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल पैट के लिए बहुत अच्छी कारगर होगी, जो यह साबित करके दिखाएगी कि हाँ कि यूपी ट्रिपल पैट में कहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, और बायोलॉजी का ऐसा पोर्शन होता है कि जो हर एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है, तो पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमी, इकोलॉजी, जेरोंटोलॉजी या एक्स बायो। तो बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन कमेंट कर दें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोमी, क्या कहलाता है, एंटोमी कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे है, जैव विविधता से, कर ढांचा, खगोलीय विज्ञान की एक शाखा या मानव व्यवहार का अध्ययन। तो बताना है टैक्सोनॉमी ये मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाए बताइए कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें। तो जैव विविधता हो जाएगा, किस हो जाएगा, जैव विविधता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बकरियों का अध्ययन है। तो क्वेश्चन ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मकड़ियों का अध्ययन है, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक मकड़ियों का अध्ययन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। चलिए हॉस्टन जल्द से जल्द कमेंट करें, क्योंकि हमारे 180 प्रश्न लगाने और टाइम काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द आंसर बताते रहे। तो हॉस्टन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर आर्कियोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा या पैरामीशियम। तो इनमें से एक कोशीय जीव नहीं है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अमीबा है, हाइड्रा है, स्पाइरोगाइरा है या पैरामीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे ऑप्शन जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इन्होंने पूछा है एक कोशीय जीव नहीं है, तो वो हमारा हाइड्रा नहीं है, क्या नहीं है स्टूडेंट, हाइड्रा नहीं है, बाकी सब एक कोशीय जीव कहलाते हैं, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और पैरामीशियम, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है स्टूडेंट, अरस्तु है, थियोफ्रस्टा है, जॉन रे है या सुकरात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है, राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे।
तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका का घटक नहीं है वो स्टूडेंट, वो है हमारा राइबोसोम। क्या नहीं है? राइबोसोम। नेक्स्ट ध्यान रखना वो स्टूडेंट, अच्छे प्रश्न चल रहे हैं वो स्टूडेंट, देखते रहें लास्ट तक। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है वो स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। और कोशिका का जो शक्ति गृह है आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है बांस के रूप में वर्गीकृत है, झाड़ी, वृक्ष, घास या खरपतवार। तो बांस के रूप में वर्गीकृत है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? घास के रूप में, ये बांस के रूप में, सॉरी बांस के रूप में। तो आप सभी लोग जानते हैं बांस के रूप में वर्गीकृत है, झाड़ी, वृक्ष, घास या पतवार। तो बताना स्टूडेंट, तो घास बांस के रूप में वर्गीकृत जो है वह घास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल या बकरी। तो निम्नलिखित में से एक स्तनपायी नहीं है, उसका आंसर बताना स्टूडेंट। और सभी जानते हैं कि स्तनपायी क्या होते हैं? जानवर कि जो दूध पिलाते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कमेंट करेंगे स्टूडेंट सभी आंसर। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मछली। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? मछली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? क्वेश्चन कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, बताए क्वेश्चन। वेरी अच्छा क्वेश्चन है, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शतुरमुर्ग का होता है, इसमें सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शतुरमुर्ग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना या ध्रुवीकरण। तो बताना है कि कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी आंसर, कि सूरज की रोशनी में सुखाना। ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा, डोडो। तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो सबसे बड़ा जो सजीव पक्षी है ऑप्शन वो है शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं? फूलों से मधु संग्रह करते हैं। तो पुरुष, स्त्री, बांध्य या मध्यलिंगी। तो बताना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नया प्रश्न है जो आप पहली बार सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 का अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ लेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। तो क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन, उन्हें क्या कहते हैं? तो मध्यलिंगी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यलिंगी। नेक्स्ट है, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहा जाता है? तो पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन या एस्ट्रिवेशन या सोल्विनेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा एस्टिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? यह केवल मृत को जंतुओं में प्रवृत्त होते हैं, यह केवल अपने परपोषी में प्रवृत्त होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह वसा निर्मित होते हैं। तो बताना है कि विषाणु की क्या विशेषता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे कि विषाणु की क्या विशेषता होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यह केवल अपने परपोषी में प्रवृत्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आईएमपी कर लेना इस क्वेश्चन को, कि इसलिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि विषाणु की विशेषता बताइए, और कोई भी पूछ लेता है स्टूडेंट, जीवाणु, विषाणु, कवक, इनके बारे में कोई भी पूछ लेता है विशेषता। तो ध्यान रखना यह केवल अपने परपोषी में प्रवृत्त होते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि किसकी विद्वानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। तो बताना है, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है कि किसकी विद्वानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। तो ध्यान रखना, सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, या पूर्ण विकसित नेत्र के कारण, या संयुक्त नेत्रों के कारण। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि वो क्या कारण है जो चींटी अपने चारों ओर की वस्तु को देख सकती है। अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन, कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएं आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। वेरी गुड ऑस्ट्रेंड, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा संयुक्त नेत्रों के कारण। किसके? संयुक्त नेत्रों के कारण। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो वह कौन सा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, तो आपसे पूछा है वह सांप कौन सा है या सर्प कौन सा है जो अपना घोंसला बनाता है? वाइपर है, करेत है, अजगर है, या नागराज है। नागराज को किंग कोबरा भी कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि नागराज को किस नाम से जानते हैं? किंग कोबरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा?
तो अब है एकमात्र जो सांप है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, जो घोंसला बनाता है, तो आप सभी जानते हैं वो है नागराज, और नागराज को किंग कोबरा भी कहते हैं, अपना घोंसला बनाता है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने की गुण पाए जाते हैं, नेवला, बिल्ली, शेर, घोड़ा। तो कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने के गुण पाए जाते हैं क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा कि रास्तों में सर्प से लड़ने का जो गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो उसका नाम है क्वेश्चन नेवला। किसे पाया जाता है, सर्प से लड़ने का गुण नेवला पाया जाता है क्वेश्चन। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। विषाणु में होता है या होते हैं, विषाणु में होता है या होते हैं केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों ए एवं दो, तो ध्यान रखना है ए एवं दो यानी बी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विषाणु में क्या होते हैं स्टूडेंट, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे विषाणु में दोनों चीज होती है, आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों हैं, जिसे हमने ए 2 लिख दिया है, बी है ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोशिका दीवार में पाई जाती हैं, तो कोशिका दीवार में पाई जाती हैं पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, मत्स्य कोशिकाएं या पक्षी कोशिकाएं। तो बताना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कि कोशिका दीवार में क्या पाई जाती हैं। तो कोशिका दीवार में जो पाई जाती है स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका दीवार में जो पाई जाती है स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, पादप कोशिकाएं। लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है सिरका, टमाटर, पेट या दही। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, ये किस पदार्थ में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे जो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं क्वेश्चन, एक पर्सन जरूर बनेगा पालन से। तो ध्यान रखना पिशी कल्चर, हनी कल्चर, एपी कल्चर या हिमी कल्चर। तो शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को किस नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। तो शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन जो कहलाता है स्टूडेंट उसे कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर आपको पता था तो कमेंट कर देगा जल्दी से जल्द। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई होती हैं अस्थियां, मांसपेशियां, सिराएं या कोशिकाएं। तो मानव शरीर में आधारभूत इकाइयां, निर्माण की इकाइयां क्या होती हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए है अस्थियां हैं, बी है मांसपेशियां हैं, सी है सिराएं और डी ऑप्शन है कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करेंगे। तो मानव शरीर में आधारभूत जो इकाइयां होती हैं वो हमारी कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक मांसाहारी जानवर है, हिरण है, जेबरा है, बाघ है या गाय है। तो एक मांसाहारी जानवर है ऑप्शन, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल गया होगा कि सर एक मांसाहारी जानवर कौन है जो हमारा, तो बताइए ऑप्शन जो मांस खाता है मांसाहारी जानवर कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा, हिरण है, जेबरा है या बाघ है, गाय है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, इससे जो आंसर क्या हो जाएगा, वाघ। वेरी गुड, आपका आंसर सभी के सही है। नेक्स्ट, मच्छरों के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे। तो मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, नदी में, समुद्र में, झरने में, तालाब में। तो मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो बताएंगे। तो मच्छर के जो अंडे की खोज करते हैं स्टूडेंट वो कहाँ करते हैं या आप कहाँ करोगे, तो हम करेंगे तालाब में। कहाँ करेंगे स्टूडेंट, तालाब में। नेक्स्ट है जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को क्या कहा जाता है। ठीक है ऑप्शन ध्यान रखना, जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लुप्त नस्ल, स्थानिक नस्ल, दुर्लभ नस्ल या प्रवासी नस्ल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो करें कमेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे कमेंट करते रहें सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक नस्ल। क्या कहते हैं, स्थानिक नस्ल। नेक्स्ट है ट्रेडपोल एक प्रकार का विकासशील चरण है। टेडपोल, टेडपोल बोलते हैं स्टूडेंट है। टेडपोल एक प्रकार का विकासशील चरण है, मानव का, मछली का, मेंढक का, गाय का। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ऑप्शन पढ़ते ही कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। वेरी गुड, ऑप्शन इसका सी आंसर है मेंढक का। टेडपोल मेंढक को कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है, मुर्गी, मेंढक, तितली, कुत्ता। तो इनमें से एक अंडज जीव नहीं है, तो कौन सा अंडज जो जीव नहीं है, मुर्गी है, मेंढक है, तितली है या कुत्ता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, इसमें से एक अंडा जीव नहीं है, कुत्ता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, सब अंडे से बनते हैं, बाकी कुत्ता अंडे से नहीं बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। तो कौन सा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है, ऊँट है, सिंह है, हाथी है, ब्लू व्हेल है। तो बताएंगे कौन सा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं और आपने कमेंट भी किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ब्लू व्हेल है, क्या है, ब्लू व्हेल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फिलेरिस फेमिलिस, जैसे बॉस इंडिकस या होमोसेपियंस। तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैनिस फेमिलेरिस। क्या नाम है? कैनिस, यानी कि कैनिस फेमिलेरिस। तो ध्यान रखना है कुत्ते के वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलिस, ठीक है। ऑस्टन होमोसेपियंस के बारे में आप सभी जानते हैं, मनुष्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न ऑस्टन, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है स्टूडेंट। बाकी सभी पक्षी उड़ते हैं, उल्लू भी, मैना भी, उनमें से कोई नहीं मत लगा देना। कभी सोचो कि शुतुरमुर्ग तो उड़ता होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले 32वें क्वेश्चन की ओर। और 32वें प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट कि हाथियों में गजदंत हैं, कृतंत, चर्वणक, रदनक या वृद्धि उपस्थित अस्थि। तो बताना है हाथियों में गजतंत्र हैं, गजदंत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा कि हाथियों में गजदंत कैसे होते हैं। तो बताना है कि हाथियों के दांत के बारे में चर्चा करनी है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा कृदंत होते हैं, कैसे दांत होते हैं? कृदंत, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्तनपायी प्राणी नहीं है? चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, बाज। तो इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 33 का आंसर जाएगा स्टैंड कमेंट कर देंगे आप लोग अगर आपको पता है तो इनमें से जो स्तनधारी प्राणी नहीं है वो चमगादड़ नहीं है स्टैंड, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोजन, पोषण एवं पाचन तंत्र। तो भोजन, पोषण एवं पाचन तंत्र के बारे में क्वेश्चन चल देंगे स्टैंड, वेरी वेरी मोस्ट वीडियो रहेगी। 187 प्रश्न तक आप लोग बने रहेंगे और कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा स्टैंड, आप लोग अगर वीडियो देख कर जाएंगे तो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुर्दा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो बताना एक मानव वयस्क का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है, ये पूछा है। 8, 7, 10, 9। तो बताइए कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 9। कितना होता है स्टैंड? 9 होगा इसका आंसर, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं? कैलोरीज में, केल्विन में, बशा में, एम्परेश में। तो बताना है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। तो इसका हो जाएगा कैलोरीज, किस में नापते हैं? कैलोरीज में नापते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आप आंसर बताएं तुरंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो किसके उच्च स्तर से या उपस्थिति से मधुमेह होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या सैकराइज्ड। तो बताना क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, कमेंट करेंगे। तो मधुमेह जो रोग होता है वो होता है ग्लूकोज की अधिक मात्रा से, किसके? ग्लूकोज की अधिक मात्रा से मधुमेह हो जाता है, उस टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टेबल दानेदार चीनी। तो टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है सुक्रोज के, डेक्सट्रोज के या ग्लूकोज के या फ्रक्टोज के। तो बताना क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो हो जाएगा वो किसके रूप में जानता है? सुक्रोज के रूप में जानता है, ए ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दूध में वसा की मात्रा में अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विटामिन, फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन, स्टैंडर्ड डिजाइजेशन या होमोजेनाइजेशन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर जाएगा हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। तो निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्वेश्चन कमेंट करेंगे, इसका आंसर सभी को पता है, तो हो जाएगा गाजर, क्या है? गाजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4% या 0.6%। तो हमारे शरीर में नमक की जो मात्रा होती है उस टाइम कमेंट कर देंगे अगर आपको इसका आंसर पता है तो। कितनी होती है ऑप्शन? 0.4% होती है नमक की मात्रा, ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, गंडमाला, स्कर्वी या सुखड़ी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बताना है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी जानते हैं।